अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात होने कब हैं, इस बात से क़ता नज़र मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गैर एलानिया और गैर रस्मी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। उसके बाद लाहौर में पार्टी की CEC मीटिंग बुलाकर ये मैसेज दिया कि वो मुल्क में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी का भरपूर इस्तकबाल करने का उन्होंने प्लान बना लिया है। अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर दी है। इसके साथ एक महीना पहले तक हुकूमत में इत्तेहादी रहने वाली नून लीग, ये दोनों जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल रही हैं। लग ऐसे रहा है कि दोनों अपनी तरफ से इलेक्शन का माहौल बना रही हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि दिखाई ना देने वाले इलेक्शन कहीं करीब करीब आ गए हैं। कल जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर ये तनकीद की और ये कहा कि एक इत्तेहादी जमात के बारे में ये कहा जाता है कि जब मुश्किल पड़ती है तो पाँव पड़ते हैं, मुश्किल से निकल जाते हैं तो वो गले पड़ जाते हैं। बिलावल के इस बयान पर जो लीगी हलके हैं ये काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। शिकवा जवाब शिकवा का एक सिलसिला शुरू हो गया है। आज वैसे ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर जवाब देते हुए इसे इलेक्शन स्टंट करार दिया है। रेलवे के साबिक वजीर ने यह सवाल उठाया कि ताकतवर सियासी अशराफिया को ख़रीद कर एक सूबे को कंट्रोल करना ये कौन सी अवामी सियासत है। ट्विटर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने जहां सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने पर भी इंदिया दिया, वहीं ये भी कहा कि अगर इत्तेहादी जमात की ऐसी ही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जवाब दिया। फैसल करीम कुंडी साहब भी थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर कोई वोट को इज्जत दो बयानिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। क्या कहा उन्होंने, जरा देखिए। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन हो और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तर्ज पे ना हो, 9 सितारे फिर ना इकट्ठे किए जाए। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। बहुत सारे हमारे साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग के जवाब में KP और पंजाब में सियासी इत्तेहाद बनाने का भी इंदिया दिया। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून तो सिंध में MQM, JUI, GDA के साथ इत्तेहाद बना सकती है, पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या नून लीग को टफ टाइम देने के लिए PTI या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद ये भी ऑप्शन हो सकती है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर तो अभी मौजूद है और उन वोटर्स को पीपल्स पार्टी ने कायल किया है, ना अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने। तो क्या अब हो सकता है, क्या वो वोटर्स इलेक्शन वाले दिन खामोश घर बैठेंगे या नून लीग के अगेंस्ट वोट देंगे? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि फ़िलहाल तो PTI तो मुश्किल में है, उसकी लीडरशिप जेलों में है या फिर रोपोश है। अगर सियासी मंजरनामे में तब्दीली से उसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले अकेले क्या इसका मुकाबला कर सकेंगी या फिर अपनी सियासी बका के लिए एक दफ़ा फिर से इत्तेहादी इन्हें बनना पड़ेगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी। फैसल साहब आपका। फैसल साहब, ये क्या हो रहा है? इत्तेहाद से निकलने के बाद शिकवा जवाब शिकवा, एक बात बिलावल करते हैं, 4 जवाब उधर से आ जाते हैं, फिर कहा जाता है अचानक कि नहीं 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 हमारी तो पार्टी पॉलिसी नहीं है, हमें हमारे कायद ने मना किया। ये दोनों तरफ से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PMLN के कुछ दोस्तों ने बातचीत शुरू की और क्रिटिसाइज़ किया, और हालांकि हुकूमत एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ PMLN के दोस्तों ने ये बात की कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम किसी एक मिनिस्ट्री या किसी को जिक्र नहीं कर सकते। फिर बार बार होते हैं स्पॉयलर्स, होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। तो डेफिनेटली जब कोई सवाल आएगा या कोई बयान आएगा तो उसका हमें जवाब डेफिनेटली देना पड़ेगा। हम खामोश होंगे तो लोग पूछेंगे कि जी आपकी खामोशी भी रजामंदी है, जो एक तरफ से सवाल आ रहा है या एक बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ आती है तो उसका हमें डेफिनेटली रिबटल देना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो। मेरा अच्छा एक टाइम गुजारा है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसे कोई ताल्लुकात ख़राब हों, और अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब तो डेफिनेटली हमें देना पड़ेगा, हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। लेकिन जो गिले शिकवे आप किए जा रहे हैं ये इत्तेहाद से निकलने के बाद ही क्यों?
क्या गिले शिकवे। आज साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हम इतिहाद बनाने सिंध में जा रहे हैं, वेलकम बनाएं, किसी ने मना तो नहीं किया। हमें तो आज कह दिया कि हम उसको गुड लक कहते हैं कि आप जाएं, जो आपको जिन जिन लोगों के साथ आप इतिहाद करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, ये आपका जमहूरी हक है। नए इलेक्शन होंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, हमारी पार्टी जाहिर है उनका राइट है सिंध में, आपका राइट है पंजाब में, हर सूबे में। सिंध में नहीं है, देखिए उनका हर राइट हर पूरे पाकिस्तान में है, yes. हमारे पूरे पाकिस्तान में है, हर सियासी जमात का है, जो जिसका इतिहाद बनना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और न किसी पाबंदी है। हाँ। और इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे इतिहाद। लेकिन ऐसा ना हो कि पीटीआई को काउंटर करते करते दोनों को फिर से इत्तेहाद करना पड़ जाए। देखिए पीटीआई भी एक सियासी जमात है, और आप देखें कि 9 मई के बाद एक या उससे पहले चंद साल हम यहाँ पाकिस्तान में हमें एक नैरेटिव मिला था गुड और बैड का। तो बैड पीटीआई शायद इलेक्शन न लड़े, गुड पीटीआई इलेक्शन लड़े, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करती है, इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करती है। तो हम सियासी जमातें हैं हमारे, हम देखेंगे हम किसके साथ एडजस्ट कर। बिलावल साहब का किसकी तरफ इशारा था कि को एक इत्तेहादी ऐसा है जो मुश्किल पड़े पैरों में, मुश्किल से निकले तो गले पर हाथ, कौन है? आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमने उनकी तरफ इशारा, मैं तो उस पर वो कर रहा था, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि ऐसी बात नहीं। देखें हम तो यही इशारा नून की तरफ था। नहीं, देखें हम ये कह रहे हैं कि पार्टियों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। अब सियासी लोग हैं ना, हम सियासी लोग हैं, आपके पास आते हैं, आपको मतलब है आपके ज़रिए आवाम को जवाब दें हैं। फिर हमने जो 16 महीने की हुकूमत की है, या जो 5 साल की हुकूमत होती है, जितने साल की हुकूमत होती है, आप वो अपना जो है पूरा वो जो है लेके जाते हैं आवाम के पास। आवाम आपको एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है, ये आवाम ने फैसला करना है। कैसे कह सकते हैं कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है? देखिए हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। हमने 90 डेज़ का नैरेटिव दिया कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी भी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हमारे जल्द अज जल्द या 90 डेज? देखिए अब तो आज तो मैं नहीं समझता कि 90 डेज़ पे उतर सकते, क्योंकि जो टाइम 1 महीने का गुजर गया है, जो स्केड्यूल आना है, आई डोंट थिंक सो कि 90 डेज़ का होगा। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं, हमने पहले दिन से कहा, और हमारे PMLN के दोस्त कह रहे थे कि नहीं जनवरी फरवरी में इलेक्शन होगा। तो हम तो इलेक्शन कमीशन के पास गए, हमने कहा देखें आप हमें डेट बता दें, ये एक सुरंग है और सुरंग की उस तरफ अंधेरा है, उजाला नहीं है। आपने स्केड्यूल दे दिया डिलिमिटेशन का, हमने उसको भी उस वक्त भी कहा कि आप डिलिमिटेशन को ज़रा वो करें और इलेक्शन की डेट भी दें। उस पर फिर हम डिबेट करेंगे। फरवरी में आ जाती है इलेक्शन की डेट, फिर भी डजंट मीन कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नहीं देखें फरवरी में क्यों आएगी, देखें आप मार्च में सेनेट है। नहीं फिर फॉर एग्जांपल एक बात है, इस पर भी डिबेट कर लेते हैं। देखिए एक बात तो ये है कि पहली बात है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। एक मफरूज़ा चल रहा है जी इलेक्शन सेनेट इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल खुदा ना करे कल एक यार कौमी असम्बली भी नहीं है, 4 सूबाई असम्बली में तो सेनेट भी ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा? हम इलेक्शन जो है फिर ऐसा ना हो कि नून के भाई हमें कहें एक और नया ट्रक बनाएं और सर्दियों की शामों में जो है हम ट्रक पे सवार हों और इलेक्शन के लिए तारीख मांगें। फिर कौन कौन चढ़ेगा उस ट्रक में? फिर तो हर कोई अपने रिपोर्ट कार्ड, अपनी बका के लिए हर कोई चढ़ेगा। नहीं, अपना रिपोर्ट कार्ड देके फिर हर कोई चढ़े कि कौन क्या कह रहा था। 16 महीनों की रिपोर्ट का तो आपको भी उतना ही जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अवाम में जाएंगे, हम अपना जवाब देंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। मैशत का बोझ उठाने के लिए हम कहते हैं कल इलेक्शन का अनाउंस करो और हम जवाब देने को तैयार हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं हमसे 16 महीनों का हिसाब ना मांगे, आप हमारा मवाजना करें जो नवाज शरीफ का 2013 से लेकर 2018 तक का दौर था, आप उससे मवाजना करें, 16 महीनों का हिसाब ना मांगे। तो वो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान बने थे ना, शहबाज शरीफ साहब के नहीं बने। ये मुझे तो यही नजर आ रहा है। चलिए आपको नजर आ रहा है ना? नहीं, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। 16 महीने वज़ीर आज़म कौन थे? शहबाज शरीफ थे। तो उसके हिसाब किससे लें? आप भी था। नहीं, हम तो इत्तेहादी, हम तो मान रहे हैं ना कि हम तो देंगे। तो अच्छा, आप जवाब देने के लिए तैयार? नहीं, हम तो अपने देखें, हम 10 वजारतें हमारे पास थी, हम बाकी वजारतें PDM के साथ थी। अच्छा, अगर आप हमसे 10 वजारतों का हिसाब मांगे तो हम वो भी देने को तैयार हैं। अब अगर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान नहीं हूँ और उसके हिसाब किताब देने को तैयार नहीं हूँ और 2013 से 18 तक का जो है वो हिसाब देने को तैयार हूँ, तो आप खुद समझ लें। आप 10 वजारतों के अलावा और किसी वजारत के जवाब दे नहीं? अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसमें हम जवाब देंगे, लेकिन देखें जो चीज़ें, सपोज मैं स्पेशलिस्ट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, आप पॉवर्टी एलिवेशन का जो सवाल पूछेंगे मैं आपको अभी यही मेरा सवाल और यही है। एक और चीज़ है कि एक और मिनिस्ट्री जो कि हमारे पास नहीं थी, किसी और उसके साथ थी, इत्तेहादी जमात के साथ थी, तो
तो उसके मेन सेलेंट फीचर तुम्हें पता होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल तो उसकी नहीं पता होगी ना। तो आप हमसे जो हमारी फाइनेंशियल मैटर्स अगर आपसे पूछें, आप आवाम के पास जाएं, अपनी कैंपेन्स करें, आप क्या बताएंगे? देखिए, हमने जो 16 महीने में कर दी, मैं तो अभी खुद बताऊंगा कि हमने अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने गरीब लोगों को इनरोल किया, उनके बच्चों को इनरोल किया, जो हमने वो दिए वो तो हम देने को तैयार हैं। उसके बाद हमारी बाकी जो वजारतें उसमें भी हम तैयार हैं। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी हुकूमत का। हम ये नहीं कहते कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके रिस्पॉन्स, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं और पूरी हुकूमत के हम जवाबदेह हैं। लेकिन हमें कटहरे में सबको खड़ा करें और बोलें कि आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। जो फ्रंट पे थे वो तो भागना चाह रहे हैं। कौन भागना चाह रहे हैं? वो ही भाग ही रहे हैं ना कि हमसे जवाब ना मांगे। फ्रंट पे तो नून लीग थी ना। मैं समझता हूँ कि नहीं भागना चाहिए। देखिए, अगर आपने अवाम से वोट लेना है ना, कि कहीं और से लेना है, अगर अवाम से लें तो अवाम की अदालत में जाए। बट लेकिन आप लोग क्या रेडी हैं पॉलिटिकल प्राइस पे करने के लिए? जो आप लोग हमेशा कहते रहे हैं, नून लीग भी कहती रही, आप लोग भी कहते रहे हैं कि हमें इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। जाहिर है जो मौशी फैसले होते थे हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन हो? हम भी कह देते हैं नहीं, फरवरी मार्च में इलेक्शन कराओ। वाहिद जमात। अच्छा, फरवरी मार्च में अगर क्या हो जाएगा? बहुत कुछ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप 90 डेज़ के अंदर, हम तो पहले भी कहते 60 डेज़ में इलेक्शन हो, असेंबली अपनी टाइम पूरी करे। इन्होंने कहा नहीं, 2-3 दिन पहले तोड़ दें, 90 डेज़ में हमें 1 महीना और कैंपेन के लिए चाहिए। ये CCI का बहाना बनाते हैं। CCI आर्टिकल 224(5) जो है वो ये कहता है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर आप अब 21 से 24 करोड़ आवाम हो गई है, आबादी हो गई, लेकिन सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि टोटल मेजोरिटी नहीं थी। जाहिर है आइन में अब डिलिमिटेशन करनी है और वो जिलों के दरमियान करनी है। तो इस पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुआ। मैं आपको सारा डेटा मौजूद है, कंप्यूटर्स मौजूद हैं, आपके ज़िले ऑफिस हैं, सूबाई ऑफिस है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 1 महीना क्यों डिले किया आपने डिलिमिटेशन को? आप डिले ना करें। आप एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, आप उसको एडॉक पे ना चलाएं। आप एक इलेक्शन करें, एक पार्लियामेंट है और जिसको भी आवाम वोट करती है, जिस पार्टी को करती है, उनको हुकूमत करने दें। लेकिन अब फिर हमारे जहनों में तो सवाल आता है कि 90 डेज़ आपको जब KPK की इलेक्शंस के लिए तहरीक इंसाफ मुतालबे करी थी, 90 रोज़ में वो भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अब तो उसके ऑपोजिट खड़े थे क्योंकि उस वक्त आप हुकूमत में थे। तब आप लोग आइन के साथ क्यों नहीं खड़े थे? जब पंजाब के इलेक्शंस की बात आई, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दी और बातें हुई, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए थे। हमने टिकटें भी दे दी थी, हमने इलेक्शन कमीशन में अपनी टिकटें जमा भी करवा ली थी। आप उसको अभी भी देख लें। तो आइन का साथ देने के लिए अगर आपको अपनी हुकूमत का हिस्सा कुर्बान करना पड़ता तो आपको कर देना चाहिए था। देखिए, उस वक्त देखिए आप पाकिस्तान में ये इलेक्शंस ऐसे सूटेबल नहीं, क्योंकि देखें आप 2 सूबों में इलेक्शन उस वक्त करा रहे थे। आज फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो जाता और आज पंजाब में और KP में एक वज़ीर आला होता, क्या वो इंटरफेयर ना करता? कौन कह रहा था सिर्फ दोनों में ही करवाएं? तहरीक इंसाफ तो शुरू से ही कह रही थी भाई पूरे सूबों में करा दें। हम एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक पूरा पाकिस्तान की आइन और उसको, ये एक शख्स की ख्वाहिश नहीं थी। मौलाना साहब ने कहा कि जब ये सारा आदम एतमाद आई, आदम एतमाद लाने की जल्दी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थी। जब फैसले हुए तो सबका मुतफिका ये फैसला हुआ कि हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे, आप लोग भाग गए। 2018 का इलेक्शन हुआ। मौलाना साहब और नवाज PMLN ओथ नहीं ले रही थी, हमने उनको राजी किया कि आप आएँ ओथ लें। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने APC बुलाई, वहाँ पर PDM की बुनियाद रखी गई। इन्होंने कहा कि इस्तीफे देते हैं और हम पे ताने दे रहे थे कि आप सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही थे ना? अभी भी यही ताने मिले आपको? हमने कहा कि नहीं, अगर हम इस्तीफे देते तो PTI की तरह PDM भी रो रही होती कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, हाई कोर्ट में फिर से लेते हमने। और हमने कहा नहीं, हम अदम एतमाद के ज़रिए हटाएं। जब अदम एतमाद के ज़रिए हटाया, आप मौलाना साहब की उस वक्त की भी स्टेटमेंट उठा लें कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे इसको हुकूमत करने में। फिर जब हमारी हुकूमत आई, डिप्टी स्पीकरशिप मौलाना साहब के पास, हाउसिंग, मजहबी अमूर, कम्युनिकेशन, सेफ्रॉन, ये मौलाना साहब के पास। तो फिर क्या देना कि इलेक्शन? लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अगर आप लोग उस वक्त मान जाते तो आज इलेक्शन हो चुके होते। इतनी करीम मजाक है क्यों नहीं? फिर कोई ऐसी थकी मकी ले लेते और कहते इलेक्शन कराते हैं। आप वही बात हुई ना कि हलवा भी खा लिया और फिर बाद में बोला कि घी भी कम था और शक्कर भी कम थी। तो मौलाना आपके इतना अगेंस्ट क्यों हो गया पीपल्स पार्टी के? देखिए, आई डोंट नो, वो मौलाना साहब से पूछें, उनके तर्जमान से पूछें, हमें तो नहीं पता। वो खुद ही शुरू हो गया कि ये नहीं चाहते थे हम, ये है वो है। उस वक्त तो आप थे और निगरान हुकूमत, आप देखें KP में उनकी निगरान हुकूमत बनी, मेजोरिटी उनके वजीर बने और फिर क्यों हटाए गए, वो भी सारे सबके सामने क्यों हटाए गए, किस वजह से हटाए गए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ठीक है। आप वो कह रहे हैं मैंने किसी सियासी जमात से सिंध में बाकी इताअत को करें, किसने मना किया? पहले भी आपने किए, अभी भी करें। आप लोग मुतालबा तो करते हैं 90 डेज़ 90 डेज़ 90 डेज़, स्ट्रैटेजी नहीं बताते कि अगर 90 डेज़ में नहीं हुए तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमने अभी भी हमारी CC की मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे बहुत से पार्टी के दोस्तों के बहुत से इशूज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो जो है हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब को
कि वो इन इत्तेहादी जमातों के साथ जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम इलेक्शन जल्दी करेंगे, आप उनसे बातचीत करें, आप हमें उस पर जो है हमें अपडेट करें। उसके बाद सीसी फैसला करेगी कि हमने अगले अमल क्या किए। हमने तो इलेक्शन के लिए डिक्टेटर से लड़े हैं, हमने ज़िया-उल-हक का मार्शल भी देखे, हमने मुशर्रफ का मार्शल भी देखे। और अगर आप इलेक्शंस नहीं कराते तो फिर सीसी ने डिसाइड करने कि हमने अगला अमल क्या करना है। लेकिन सीसी किसकी स्टेटमेंट पर एग्री करती है? जो कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने एक डिफरेंट बात की कि हल्का बंदियाँ कराना मरदमशुमारी के बाद ये आईनी तकाज़ा है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट देते थे बिलावल भुट्टो, नहीं 90 दिन में होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए। तो सीसी कहाँ खड़ी है? इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो 90 दिन में डिलिमिटेशन और इलेक्शन हो सकते थे। जरदारी साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। एक मिनट, मैं अभी मुझे तो वो हो सकते थे। सीसी में जब मीटिंग हुई तो जरदारी साहब ने कहा कि हमने भी जरदारी साहब से कहा कि कमेटी, जरदारी साहब ने कहा कि आपने पहले उनसे बात की है, आप जाकर उनसे बात करें। उन्होंने कहा आप मुझे इख्तियार दें, सीसी मुझे इख्तियार दे डायलॉग्स करने का, मैं डायलॉग्स करता हूँ, उसके बाद आपको भेज करता हूँ। हम पूरी सीसी ने उनको इख्तियार दिया डायलॉग्स करने का, वो जाएंगे, उसके बाद जो भी जवाब आता है, अगर इलेक्शन होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर जो सीसी फैसला करेगी वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी मानेंगे और वो बिलावल साहब भी मानेंगे। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी चाहिए आपको? सबको हम चाहते हैं कि इक्वल जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। आपकी आर्म ट्विस्टिंग कौन कर रहा है? हमारी आर्म ट्विस्टिंग इस वक्त कोई नहीं कर सकता कि कर रहा है और ना कोई कर सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, पंजाब में भी पूरे चारों सूबों में इस वक्त जो है निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत में केपी और पंजाब में, मुझे बलूचिस्तान का इतना नहीं पता, सब कुछ हो रहा है। भर्ती भी हो रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स भी चल रहे हैं, नई स्कीम भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सिंध में सब कुछ बंद कर दिया गया है, ठीक है। और सिंध में जब सब कुछ बंद कर दिया गया, हम कह रहे हैं कि ठीक है आप बंद कर दें, लेकिन जो चीज़ें जो फ्लड में लोगों के, गरीब लोगों के घर बन रहे थे, जो और चीज़ें हो रही थी, ऑन गोइंग स्कीम्स थी, वो तो आप कम से कम जारी रखें। आपने अगर वो इधर नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पर पंजाब में नई अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी, वॉट जो भी हैं, नई स्कीम्स भी जा रही हैं। परसों हमारे जो मेयर हैं कराची के, उससे सिंध हुकूमत ने बुलेट प्रूफ, क्योंकि हालात ख़राब थे, बस बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो विड्रॉ कर दी। आप अगर मिनिस्टर हैं, आप हुकूमत हैं, तो आप उसको टेक्निकल जा दें, बोल दें कि हमने विड्रॉ कर ली, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम नहीं देते गाड़ी। लेकिन अगर आप किसी को उसके ट्वीट की जवाब में गाली दें, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सच ए। कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ आप ये सारे मामला एड्रेस कर? हमने इलेक्शन कमीशन को, ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा हुआ है और उस पर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया हुआ है, और हम इस चीज़ के अभी इंतज़ार में है कि हमारे जो है ये जो रिजर्वेशंस हैं ये एड्रेस होंगे। और हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजी में जिन सीटों पे रहे हैं उन पे हमें एतमाद है, और उनका एक बड़ा क्लीन जो है वो बैकग्राउंड है, और हम समझते हैं कि उस चीज़ को देखेंगे और इक्वल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन सबको देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक ज़माना था कि हुकूमतें 1 से 2 रुपये पेट्रोल महंगा करने से पहले भी 100 बार सोचती थी कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो गरीब आवाम इसे कैसे फ़ेस करेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे। लेकिन अब तो मुल्क में हुकूमत निगरानों की है, जिनको महंगाई की चक्की में पिसते आवाम का एहसास तो है, मगर इलेक्शन में उन्हें फ़ेस करने का डर नहीं है। ये हकीकत है। शायद यही वजह है कि निगरान हुकूमत जब से आई है बोल्ड स्टेप्स लेते हुए हिचकिचा रही है, ना शर्मा रही है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मईशत को बहरान से निकालने में लगी हुई है। निगरान वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और आज 16 सितंबर है, यानी निगरान हुकूमत को आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 1 महीना। और इस दौरान पेट्रोल 58 रुपये और डीजल 56 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। हस्बे रवायत कल भी ये वारदात आधी रात को ही डली। कल आधी रात को निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। 1, 2 नहीं, 5, 10 भी नहीं, सीधा 26 रुपये पेट्रोल और 17 रुपये 34 पैसे डीजल महंगा किया। इस हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल 305 से बढ़कर 331 रुपये 38 पैसे और डीजल 311 से बढ़कर 329 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हुआ है। मुल्की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कभी ऐसे आसमान से बातें करेंगी, किसी ने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था। इतना महंगा पेट्रोल कौन दिलवाएगा? शायद यही वजह है कि आवाम की चीखें निकल गई हैं, मगर लगता है कि सुनने वाला कोई नहीं है। लोग किस कदर परेशान हैं, देखिए।
रेट ने कम कर दिए सवारियों ने, वो तो चाह रहे हैं कि कम से कम में हम जाएं वहाँ, लेकिन हम भी मजबूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे फिर क्या करेंगे। सैलरी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई आपको पता है। गवर्नमेंट जो है वो गरीब हो चुकी है और अमीर आवाम से उनको पैसा निकलवाना है। पेट्रोल के बढ़ने से तमाम अशिया पे फर्क पड़ता है। दालें, चीनी, दूध, आटा, दवाइयाँ, उनकी कीमतें भी जो है वो 20-20, 30-30% बढ़ के जो है वो लोगों को मिलेंगी। गवर्नमेंट पूरी सी पूरी IMF और वर्ल्ड बैंक के उनके जकड़ी हुई है, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हर 15 दिन के बाद हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं और उसका असर गरीब आवाम पे, सरकारी मुलाजमीन पे क्या पड़ता है ये हमें पता है। अभी तकरीबन 200 रुपए 300 रुपए का पेट्रोल डाले, अब इधर से जाते है इधर कॉलोनी चौक ये वापस आता है तो ये खत्म होता है। 2-3 दिन बाद मैं 500 रुपए का पेट्रोल डालता हूँ, तो इसमें मैं अपना घर चलाऊंगा कि नहीं गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा। बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है भाई बंद इंसान को। इधर लोग अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकते और पेट्रोल किधर पूरा करेंगे। नाज़रीन, ज़ाहिर है मुल्क में पहले ही महंगाई बहुत है और अब तो पेट्रोल महंगा होने के बाद महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। अवाम का बनेगा क्या? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ताजरों, दुकानदारों को हर चीज़ महंगी करने का जवाज़ मिल गया है। अवाम का क्या बनेगा? चंद साल पहले 100 रुपये में मिलने वाला पेट्रोल जब 331 रुपये फ़ी लीटर में मिलेगा। बाइक हो, छोटी गाड़ी हो, दफ्तर जाने वाला तनख्वाहदार तबका, उसका क्या बनेगा? पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में डॉलर रेट कम होने की वजह से लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद अब पेट्रोल भी 300 रुपये से नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोग पूछ रहे हैं कि डॉलर सस्ता तो पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? लोग परेशान हैं, मगर हुकूमत की अपनी और मुल्क की अपनी मजबूरियां हैं। फाइनेंस डिवीजन का ये मानना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक पर नज़र डालें तो वहाँ भी पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा ही है। भारत में 381 रुपये, चाइना में 385 रुपये, बांग्लादेश में 345 रुपये, श्रीलंका में 391 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर मिलता है। लेकिन एक मसला है और वो ये है कि वहाँ जो फ़ीकस आमदनी है पाकिस्तानियों की निस्बत वो ज़्यादा है। हमारे यहाँ फ़ीकस आमदनी कम है, यहाँ पर कुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर रह गई है। तो क्या जहाँ निगरान हुकूमत बिजली चोरी, डॉलर स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकती है, कर रही है, वहीं निगरान हुकूमत को पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद को भी देखना होगा। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल का एक पहलू ये भी है कि मुल्क में इस वक्त निगरानों की हुकूमत है और सियासी जमातें इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हो रही हैं। सवाल ये है कि अवाम ने पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI, सबको बारी बारी जो है ना वो आजमा लिया है। सब ने अवामी मसले हल करने की बजाय हमेशा उनमें इजाफा ही किया है। फिर ऐसे में कौन है जो अवाम और मुल्की मसाइल को हल कर सकता है? ऐसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो ये नारा लगा रही है कि वो इक़्तिदार में आकर आवाम के दुखों का मदावा करेगी और मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल दिया जाएगा। सवाल ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अगर मौका मिलता है तो वो कैसे करेगी ये? इस हवाले से इनके पास प्लान है क्या? टीम है कहाँ जिससे इन्हें ये लगता है कि वो आवाम की मुश्किलों को आसानियों में बदल सकते हैं? मैं बात करूंगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, कितना दुख और अफसोस हो रहा है आज आपको। कभी सोचा था कि पाकिस्तान में जहाँ फ़ीकस आमदनी ऑलरेडी कम है, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से अब 2 वक्त की रोटी मिलती है एक गरीब बंदे को, अब जहाँ बिजली का बिल देना भी महाल हो गया है, ऐसे में बच्चों ने जब सुबह स्कूल जाना है, नौकरियों के लोगों ने नौकरियों के लिए मोटरसाइकिलों पर जाना है, 331 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डलवाना कितनी तकलीफ दे बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो चूँकि ये एक अवामी इशू है और अवामी नुमाइंदा होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने अवाम के जो मसाइल, मुश्किलात और उनके साथ जुड़ा जो ये एक जुल्म की दास्तान है उसको बयान करूं और इस करब के साथ बयान करूं कि मेरे इर्द गिर्द जो मेरे वोटर्स हों, सपोर्टर हों, मेरा स्टाफ हो या आम पाकिस्तानी जिस महंगाई की चक्की में पहले पिस रहा था और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, वो प्रॉपरली अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मैनेज करने के लिए हाथ पांव मार रहा था, वहाँ ये समझे कि कुंद खंजर से उनको ज़बह करने की जो कोशिश हुई है वो अवाम के लिए एक भारी भरकम पत्थर साबित हुआ है। ये रात की तारीकी में जो होने वाला इजाफा है, अब उसको देखना यह है कि इन निगरानों को हम कैसे मुर्द इल्ज़ाम दें
इनका ये तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, इनके लिए जो है वो इकोनॉमी की इस सूरत हाल को रातों रात ठीक करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेप हमें उठाने की जरूरत है एज अ नेशन, हम रवायती तौर पे पिछले 16 महीनों में जो पीडीएम इत्तेहाद था बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब उन्हीं का किया धरा है, उन्हीं के इक़दामात की वजह से आवाम को आज इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं, उसमें यकीनन वो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन 3.5 साल वाले जो हैं उन्हें भी बेल आउट नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे उन्हें बेल आउट 3.5 साल वालों ने जब उनको महंगा करने का कहा जा रहा था, 3.5 साल वालों ने तो 10 रुपए फी लीटर कम किया था। वो एक यही दर्दनाक कहानी है और यही वो सुहाने ख्वाब है और यही वो पीठ के पीछे खंजर घोंपने वाला जो किस्सा है। क्योंकि आप मुझे बताएं शाजिया कि अगर 100 रुपए की सब्सिडी उस वक्त की हुकूमत दे रही थी जब उसे यकीन हो गया था कि अब हम किसी सूरत भी अपने पॉलिटिकल और ये जो गवर्नमेंट का इस वक्त का स्ट्रक्चर है उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो उन्होंने 100 रुपए उस पेट्रोल पे सब्सिडी दी। और वो किस तरह दी कि मोटरसाइकिल वाले को भी 100 रुपया, प्राडो वाले को भी 100 रुपया, लैंड क्रूजर वाले को भी 100 रुपया, मर्सिडीज वाले को भी 100 रुपया। जब आपने वो कौम का सरमाया और कौम के रिजर्व जो हैं वो झोंक दिए, फूंक दिए उस वक्त बगैर सोचे समझे और ये जाने बगैर, ये देखे बगैर कि आने वाले दिनों में जब आपका वो डेट जो है और जो फिजिकल स्पेस जो है उस खजाने के अंदर सुकड़ जाएगी और वो आपका भारी भरकम जो आपने लोड सिर्फ लेकिन अवाम को उन्हीं 3.5 सालों वालों का आने वाली हुकूमत जो है वो अवाम को तो वही याद है ना, क्योंकि अवाम को उससे रिलीफ मिला था। अवाम को IMF मुआहदे की अलिफ बे नहीं पता, अवाम को जो दुनियावी मैशियत है क्या हालात है उनको नहीं पता। उनको ये पता है कि सुबह बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाना है, कैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कैसे किसी ने अपनी नौकरी पर जाना है। अवाम को IMF मुआहदों से क्या लेना देना, उनको पता ही नहीं IMF मुआहदा होता क्या है। अवाम ने तो उसी को सपोर्ट करना है जिसने भले उस मुआहदे के बरखिलाफ जाके 10 रुपए लीटर सस्ता किया हो, 100 रुपए की सब्सिडी दी हो। आज तो अवाम उन्हीं को याद कर रही है। असल बात यह है कि ये अवाम अगर इतनी भोली और मासूम ना होती तो इस अवाम के जहनों के साथ 76 साल से ये खिलवाड़ भी ना हो रहा होता। इसी तरह मुख्तलिफ रुपये जो हैं वो सियासतदानों के रूप में गिद्ध बन के उनको नोच ना रहे होते। और अगर ये अवाम वाकई इतने समझदार होते तो वो चुनाव करते हुए उन लोगों को जो डकैत भी हों और जो चोर भी हों और जो हर तरह से डाकाजनी करके अपने आप को मोतबर भी कहलाते हों तो उनको बार बार चुन के असेंबली में ना पहुंचाते। ये अवाम का सबसे बड़ा जो शऊर और लाइल्मी का इम्तिहान है वही उसके अवाम के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि अवाम इस वक्त जो है 2 बयानियों में फंसी हुई है। एक तरफ जो है वो बयानियां जो सुहाने ख्वाब दिखा के उनको गुमराह करके उनके जहनों को आलूदा करके उनके जहनों के साथ खेल के वो खिलवाड़ करके खुद वो कैदी नंबर 804 बन के अटक जेल में जा पहुंचे, तो दूसरी तरफ वो हकायक हैं जिसको अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम ये समझती है कि ये सब जो है दूध की नहरें बहाने वाला जो सुहाने ख्वाब दिखाने वाला जो सिलसिला था वो चूंकि 16 साल अगर मजीद दूध की नहरें तो जिन्हें 3-3 बार हुकूमतें करने के मौके मिले उन्होंने भी नहीं बहाई। क्या अवाम फिर उन्हीं से तवक्को लगाए जिन्हें 2-2, 3-3 बार मौके मिल चुके हैं? नहीं, असल बात ये थी कि वो मासूम अवाम जो है उनके जहनों से वो 2-2, 3 दफा वाले भी खेलते रहे। वो भारी कर्जे लेके बड़े बड़े पुल बना के मेट्रो चला के ऑरेंज लाइन चला के वो कर्जे जो हैं अब उनको रिटर्न करने की बारी है। तो अवाम ये बिजली पैदा करने वाले जो कारखाने लगाने वाली बारियां लगाने वाली हुकूमत थी उनके किए हुए MOUs हैं और उन्होंने उस तरह के MOUs किए कि जिसके कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में आप वो बिजली खरीदें या ना खरीदें, लेकिन वो पावर जनरेशन यूनिट्स जो पैदावार कर रही हैं आपको वो खरीदनी डॉक्टर साहब आप लोगों के पास क्या प्लान है? इतनी महंगी बिजली है,
आप लोगों के पास क्या प्लान है? ये जो मुआहदे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, ये तो अगले 10-10 साल अभी मुआहदे चल रहे हैं, ये पेमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। आप लोगों की पार्टी इन चीज़ों से, ये सर्कुलर डेट का जो एक चुंगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये हम लोग, आप लोग के क्या पास क्या प्लान है इससे निकलने का? नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेट्रोल आज 331 पर आ गया है, निगरानों के पास कंट्रोल करने का इख्तियार था, डॉलर्स को उन्होंने कंट्रोल किया, वो स्मगलिंग को रोक सकते हैं, उन्होंने रोका, वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हो रहा है, लगता है कि ये इनके इख्तियार में नहीं है। इनके इख्तियार में नहीं है, आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अवाम के इन्हीं दुखों के मदावे के लिए जो मैनिफेस्टो दिया, उसमें हमने ये ऐलान किया कि जो हमारा 300 यूनिट तक बिजली का सारिफ है उसको हम मुफ्त बिजली देंगे। देखिए, आपको बहसीत कौम अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। आपको ये देखना है कि इस कौम को आपने बेकारी बनाना है, उनको 1000-1000, 2-2000 रुपया जो है वो कैश में देना है, या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, या उनको एम्पावर करना है। आपने बार बार वो मुर्गी खानी है या मुर्गी का अंडा खाना है, ये लीडरशिप तय करती है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि जब तक लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, उनको अपने पांव पे नहीं खड़ा करेंगे, इस मुल्क के अंदर मुआशी इंडिकेटर बेहतर नहीं हो सकते। और खास तौर पे जो 52% हमारी अनयूटिलाइज्ड फोर्स है खवातीन की शक्ल में, उसको हम खुद मुख्तार बना के मुआशी महाज पे अंगेज करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास है, वो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, छोटी गाड़ियां चलाने वाले हैं, उनके लिए आपको अलहदा स्ट्रेटेजी बनानी है। और उन मोटरसाइकिल्स के लिए हमने आधी कीमत पे तेल का इसलिए ऐलान किया कि वो जो अफोर्ड कर सकता है और जो नॉन अफोर्डिंग है, उनके दरमियान एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की पॉलिसीज जो है सेपरेट होनी है, और वो इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी करके दिखाएगी कि कैसे हो सकता है कि प्राडो वाला और मोटरसाइकिल वाला दोनों एक ही पॉलिसी की जद में हो और एक तरह का रवैया, एक तरह का कानून उन दोनों पे इम्प्लीमेंट हो। तो इसके लिए जो है आपको एक कम्प्रीहेंसिव वो रोड मैप जो इकोनॉमिक रीवैम्पिंग के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरह ठीक है, मरम पट्टी से नहीं चलेगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमेरिका के 7वें सदर एंड्रयू जैक्सन की किसी भी मुल्क की अदलिया की अहमियत को बयान करते हुए एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो ये है कि ऑल द राइट्स सिक्योर्ड टू द सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर वर्थ नथिंग एंड आर मेरिबल एक्सेप्ट गारंटीड टू देम बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वर्चुअस जुडिशरी। इसका मतलब ये है कि शहरियों को आइन में मिलने वाले हुकूक तब तक कुछ भी नहीं है, महज एक बुलबुला है, जब तक उन हुकूक को एक आज़ाद और नेक अदलिया यकीनी ना बनाए। नाज़रीन, इस कोटेशन में अदलिया को लेकर एक ट्रस्ट है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत के ईवानों ने फैसलों को तो दूर अदलिया को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल आज रिटायर हो रहे हैं। उनके लगभग 19 महीनों का टेन्योर कुछ सियासी मुकदमात के फैसलों को लेकर खासा मतनाज़ समझा जा रहा है। वैसे तो मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इदारों को तो दूर अफराद को भी नहीं बख्शा, लेकिन उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान एक वाज़े तकसीम नज़र आई जो उनकी रिटायरमेंट तक बरकरार रही। और तकसीम की वजह से जो बेंच बनता, उसको ये देखकर अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता था कि फ़ैसला क्या आने वाला है, फ़ैसला क्या आएगा। हम ख्याल जजेस जैसे अल्फाज खबरों और तज्जियों का हिस्सा बनने लगे, लंबे लंबे इख्तलाफी नोट फैसलों का हिस्सा बनने लगे। चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने फरवरी 2022 में अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले मीडिया की खबरों में उस वक्त वो आए जब कौमी असम्बली के स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग कासिम सूरी के फैसले ने इमरान खान रजीम चेंज का फैसला किया। तो चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर आ गए, जानिबदारी के बहुत से इल्ज़ामात लगने लगे।
फिर सदर आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये भी पूछा कि वो कानून 63A की तशरीह करें, तो चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि मुनहरिफ रुकने पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर वोट देगा तो उसे शुमार नहीं किया जाएगा। यही वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके नतीजे में हमजा शहबाज को पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया था और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था। फिर उस फैसले के बाद पीडीएम के इत्तेहादी हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस को मतनाज़े बनाना शुरू कर दिया, बल्कि इस फैसले को ही तनाज़े की जड़ करार दिया जाता है। पंजाब और केपीके की फिर जब असम्बलियाँ तोड़ी गई और फिर मामला शुरू हुआ 90 रोज़ का। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच से शुरू होने वाला मामला 3 रुकनी बेंच ने सुना और हुक्म दिया कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। फंड्स और सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत को अहकामात दिए, मगर हुकूमत ने फैसला मानने की बजाय इस अदालती फैसले के आगे पार्लियामेंट को खड़ा किया, क्योंकि फैसले पर 3-2 और 4-3 का तनाज़ा खड़ा हो गया था। चीफ जस्टिस अदालती फैसले पर अमल दरामद करा सके, ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सके। उल्टा पीडीएम की जमातों ने जलसे जुलूसों में चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम जोई शुरू कर दी। फिर मामला आया 9 मई के बाद चेयरमैन पीटीआई को गुड टू सी यू के कहने का, जिस पर खासी तनकीद हुई, आज तक होती है। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में एक तनाव का माहौल रहा, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी किया, वो भी आज तक बरकरार है। अब यही वो फैसला होगा, मामला होगा जो नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि आया वो अपने इख्तियारात को रेगुलेट करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज अदलिया में तकसीम के माहौल का है। नए चीफ जस्टिस को इससे निपटने के लिए भी यकीनन अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाना होगा। इसके अलावा फिर बेंचेस की तश्कील पर काजी फायज ईसा को भी ख़ासा मोहतात रवैया अपनाना होगा, वरना अभी भी सियासी तकसीम का माहौल तो वैसे का वैसा ही है और जानिबदारी के इल्ज़ामात लगने में हमारे यहाँ वक्त नहीं लगता। काजी फायज ईसा की वजह शोहरत एक आज़ाद और एक नडर जज की है, जो किसी किस्म के भी दबाव में आए बगैर फैसले करते आए हैं। ऐसे में उनके फैसले अवाम का इंसाफ की फराहमी में अदलिया पर वो एतमाद बढ़ा पाएंगे। नया मुनसिफ आने से, नए चीफ जस्टिस के आने से सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, मैं बात करूँगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर ख़ासा तनकीद शुदा रहा, तनकीद की जद में रहे, उनके बेंचेस की तश्कील पर तनकीद होती रही, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा थी। फिर हमें अदलिया में इतनी तकसीम नज़र आई कि जब कोई केस या कोई समात के लिए कोई दरख्वास्त मंजूर होती थी तो पता चल जाता था, अंदाज़ा हो जाता था कि क्या फ़ैसला आएगा। कितनी आप तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस माहौल से, अदलिया इस माहौल से निकल सकेगी नए चीफ जस्टिस के बाद? शुक्रिया शादिया। देखिए, जब साबिक़ चीफ जस्टिस यानी 2007 के बाद से जो अदलिया में हमने तब्दीलियां देखी हैं उसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो भी चीफ जस्टिस आए वो किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा ही रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वही पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो आप आज से 10 साल बाद भी कौन चीफ जस्टिस होगा इसका भी आप बता सकते हैं। कौन, जिस तरीके से एक प्रोसीजर तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में आने का जजेस के, वो बहुत पॉजिटिव है। फिर माजी में होता था कि चीफ जस्टिस जाके ओथ लिया करते थे चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, वो चीज़ भी जो है वो हमें ख़त्म होती नज़र आई कि अब जो है वो इस तरह, ये सारी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन जो चीज़ नहीं हुई वो ये कि एक तो अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स हमें नहीं नज़र आई कि अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स होती, निचली सतह पे रिफॉर्म्स होती, सेशन कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, इनमें रिफॉर्म्स होती, तेज़ी से फैसले होते। कुछ हमने आसिफ सईद कोसा साहब के दौर में मॉडल कोर्ट्स देखी, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ज़्यादातर फैसले जो है वो मुत्तफ़क़ा हुए, यानी उस पर हमें स्प्लिट नोट नहीं नज़र आया। लेकिन सियासी तौर पे चूँकि अब वो मीडिया की हाइप की वजह से था, मीडिया के ग्लैमर की वजह से था,
कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो अदालतों की कार्रवाइयाँ और वो जिस तरह मीडिया में उनको जगह मिलनी शुरू हुई, ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स, उससे अदलिया। लेकिन हमने तो वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर भी देखा है, उनकी असखुद नोटिस, उनको भी बड़ा ग्लैमर मिलता था, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, लेकिन इतने मतनाज़े मामला तब भी नहीं थे जितने आज थे। वो मल्टीप्लाई होती गई ना चीज़ें। अगर उस वक्त देखें, पहले तो ये होता था कि मैटर सब जुडिस है, इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी कि मैटर सब जुडिस है। उसमें चले एक जो है वो मीडिया के अंदर प्राइवेट टीवी चैनल्स आए, उसमें आगे वो चीज़ें, लेकिन फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी बढ़ती गई। हमने एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी का वो देखा। हमने ये नज़र आया कि खुद इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली में भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक इख्तलाफात हुआ, फिर एक लॉन्ग मार्च हुई। तो ये सिलसिला चलता रहा जो आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और फिर उमर बंदियाल साहब के पीरियड में। साकिब निसार साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए, फिर आसिफ सईद खोसा साहब इसलिए कंट्रोवर्शियल हुए कि जो पनामा का केस था उसमें बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि आप सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नज़र आने लगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये था कि जो भी पनामा का केस था, नवाज शरीफ साहब का केस था, उसको वो पहले ट्रायल कोर्ट में भेजते, ट्रायल कोर्ट के बाद जो भी फैसला होता उसकी अपील उनके पास आती उसके तहत। लेकिन हुआ ये कि पहले नाअहली हो गई और फिर सज़ा हो गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मसब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।